में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। माफ करिएगा, आज हम नारी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लंबित था, सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आज हम खास खबर में मंत्रिमंडल के विस्तार जो किया गया है, जो मंत्री बने हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। उमेंद्र दादी जी हमारे साथ में हैं, दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं और अनिल सेन हमारे साथ में, हमारे सहयोगी, जो पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ खास इस तस्वीर के मायने हो सकते हैं। 2024 की झलक इस पे साफ दिखाई देगी। और अगर हम बात करें चेहरों की, तो चेहरों को लेकर के भी एक बार फिर कहा जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि चौंकाने वाली बात, राज्य मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का नाम है, जो करणपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को वहां तस्वीर होगी कि जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। ऐसा कोई वाक्य राजस्थान में हुआ है? कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ लोगों का कहना है कि बिना विधायक मंत्री तो बना दिए गए हैं। लेकिन चले, हमारे साथ में उमेंद्र जी, मैं मंत्रिमंडल के पूरे ओवरऑल बात करूंगा, लेकिन बात सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये उल्लंघन है और हम इसकी शिकायत भी करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये मुख्यमंत्री का विवेक होता है कि किसको मंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए। नहीं, वो इलेक्शन का बजट तो कोई कारण नहीं। उन्होंने, अच्छा है इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन वो अनुभवी व्यक्ति है, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और मुख्यमंत्री जी ने सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए हो सकता है लिया है। अब देखिए, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस तो मीन में निकालना उनका स्वाभाविक धर्म है, होना भी चाहिए। कांग्रेस यदि कमी नहीं निकालेगी, कौन निकालेगा? लेकिन उन्होंने गंगानगर के जो एक अनुभवी व्यक्ति जिसकी आवश्यकता थी मंत्रिमंडल में, वो लेने का काम किया और लिया है। और ठीक है, देखिए चुनाव के समय में वो एक प्रत्याशी है और ये वहाँ की जनता जानती है, उनके अनुभव को, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इसलिए लिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री ने अपने विवेक का प्रयोग करके लिया है। अब बात यह आएगी कि साहब देखिए, इस सरकार में कोई मुस्लिम बाकी विधायकों को मंत्री बनाया, उसमें भी विवेक का काम नहीं लिया। नहीं, बाकियों को लिया है। बात हो रही है सुरेंद्र पाल टीटी जी की, बाकी अन्य की तो हम बात अभी कर ही कर रहे हैं। हम तो अभी टीटी जी की बात कर रहे हैं। तो टीटी जी का मामला है, मुख्यमंत्री जी ने, उनकी आवश्यकता थी एक सिख वर्ग को खुश करने के लिए, सिख वर्ग की उपयोगिता को समझते हुए उनको लिया है, ठीक है, और एक आवश्यकता थी। और गंगानगर के अनुभवी व्यक्ति है, इस सरकार में अनुभवी व्यक्तियों को लेने के लिए उनका जो, उनको जितना अनुभव है, देखिए सिख से और भी कोई हो सकता था, लेकिन क्या है कि आज उनकी आवश्यकता थी, उनके अनुभवों को सरकार ने आत्मसात करने के लिए उनको मंत्री बनाया। अब कांग्रेस यदि इसकी निंदा नहीं करेगी तो उनको करना भी चाहिए और शिकायत भी करनी चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन बात है। मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे 6 महीने बाद। देखो 6 महीने बाद चुनाव होने, आज जो राजस्थान की जनता है जानती है कि इस समय सरकार बीजेपी की है। और मैं लगता हूं कि जहां उपचुनाव होने वाला है, जहां कुन्नर जी के निधन की वजह से जो चुनाव विलंब से हो रहा है, देखिए राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि सरकार जिसकी साथ उसके चलना। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता पहले ही परिपक्व है, जानती है, उनको एक मंत्री मिल रहा है, एक अनुभवी व्यक्ति मिल रहा है, तो ठीक, अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मीन में हम कितना भी निकाले, एक बात अलग है। और अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो क्या लगता है आपको? देखिए मंत्रिमंडल बहुत अच्छा बनाया है। इसमें मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, सोशल इंजीनियरिंग हुई है। ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार काम करने का अवसर मिलेगा। इस मंत्रिमंडल में अनुभवी भी हैं, खींवसर साहब को लिया है, ऐसे कई लोग हैं जिनको उनके अनुभव का उपयोग हुआ। यानी मैं ये कह सकता हूं योगेंद्र जी, कुल मिला के सेकेंड लाइन डेवलप करने की कोशिश की गई है। और जब तक राजनीति में सेकेंड लाइन डेवलप नहीं होगी, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। यदि वही घिसे पिटे चेहरे आते जाएंगे तो ठीक है, जनता देखती है कि आज इनका लेवल चेंज हो गया, केवल बोतल पे लेवल चेंज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप देखिए नंदलाल मीणा बहुत अनुभवी रहे, अब उनके बेटे को मंत्रिमंडल में आने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार से झाबरमल जी को मिला। ऐसे कई लोग हैं जो एक अनुभवी लोगों का और नए लोगों का जो सामंजस्य चल रहा है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि भजन लाल जी ने बिल्कुल सेकंड लाइन की टीम बनाई है। वो भी अभी क्या है, सेकंड लाइन के ही नेता हैं, उनको भी पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला है। तो अधिकांश एक बात नहीं आएगी। आपने कहा कि हेमंत मीणा की बात कर रहे हैं आप, नंदलाल मीणा के बेटे हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेकिन बात यहां परिवारवाद की नहीं आएगी अब, क्यों? हेमंत मीणा और भी बहुत सारे लोग नहीं,
इसमें परिवारवाद कहाँ है? उन जनता ने उनको चुना है, विधायक बने हैं। जी, जी। ये परिवारवाद जब होता जब मानिए कोई इसमें चादर थोड़ी डाली उन्होंने, उनको चुन के आए हैं, माननीय विधायक है, 200 विधायकों में से, तो उसमें यहाँ परिवारवाद नहीं आता। परिवारवाद जब आता जब मानिए उनको बिना चुनाव के बना देते, वो क्या नाम से नंदलाल मीणा जी भी कोई पोस्ट पे होते, उसके बाद उनको पद दिया जाए। जनता ने उनको चुना है और चुने हुए व्यक्ति को विधायक बनाना एक अच्छी बात है। तो चुने हुए व्यक्ति पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बहुत बार लगता है कि परिवारवाद, अब राजनीति में किसी, चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल, क्या लगता है कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की है भजनलाल ने? देखिए बिल्कुल, और राजस्थान प्रदेश के मुखिया भजनलाल है तो उन्हीं का नाम आएगा। वैसे देखा जाए तो दिल्ली से जो मंथन चला, 3 बार दिल्ली के दौरे हुए और लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में राजस्थान का जो नंबर यहाँ पर आया है, एक कोशिश की गई है। हालांकि अभी भी कुछ कसर रह गई है, 5 पद इसमें और बाकी है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में विस्तार में उसको शामिल किया जा सकता है। जैसे यादव चेहरा अभी तक नहीं लिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाएगा। एक ओटाराम देवासी को जरूर मान लिया जाए, लेकिन बाबा बालकनाथ, महेंद्र प्रतापपुरी, ये चेहरे भी थे जिनको हिंदू कार्ड चुनाव में खेला गया था, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि एक चेहरा इनमें से जरूर आएगा। अब ये वजह क्या रही, या क्या आने वाले विस्तार में दिया जाएगा? संभावना ये भी है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से इस प्रयोग को सांसदीय लड़ाकर कुछ माहौल बनाने की कोशिश हो, तो वो प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। लेकिन ऑल ओवर जो 25 चेहरे अब हो गए, 22 को मंत्रिमंडल विस्तार में यहाँ पर दिया गया है, तो मैनेज करने की कोशिश भी है, साधने की कोशिश भी है। क्षेत्रवार देखे या जातिगत देखे, 4 जाट चेहरे हैं, 3 राजपूत चेहरों को इसमें दिया गया, SC ST आदिवासी चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर देखा जाए नए चेहरे पर ज्यादा फोकस किया गया है। अमूमन तौर पर जैसे कई बार अपन ने चर्चा भी की है, छत्तीसगढ़ में, MP में जो जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाए गए, मुख्यमंत्री नया चेहरा और उसके साथ साथ नई टीम जो है, उसमें भी तमाम चेहरे जो अधिकतर नए हैं। यहाँ पर जो 22 चेहरे अगर देख लिए जाएं, 17 चेहरे नए यहाँ पर हैं। और अगर हमने देखा था मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM बनाए गए थे, तो तीनों चेहरे जो थे वो राजस्थान के लिए मंत्री में पद पे पहली बार यहाँ पर बने हैं। तो 25 चेहरे जो मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री के सहित, उसमें 20 चेहरे राजस्थान विधानसभा के अंदर नए चेहरे के तौर पर बैठेंगे। नई जिम्मेदारी होगी, विभाग को पहली बार संभालेंगे। अब नया जोश हो सकता है तो उसमें कुछ संभालने की गुंजाइश वहां पर रह सकती है, लेकिन फिर भी मजबूत जो कांग्रेस का विपक्ष है उसके सामने चैलेंजिंग भरा रहेगा, चुनौती भरा रहेगा। और जिस तरह से वसुंधरा खेमे को कुछ चेहरे को जरूर दिया गया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी शायद उतने चेहरे इसमें शामिल नहीं किए गए। तो उनका रोल क्या रहता है? कई बार ये होता है विपक्ष नहीं घेर पाता, लेकिन सत्ता पक्ष के ही विधायक होते जो जगह दे देते हैं, और उसके चलते कहना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो कमजोर साबित होता है। तो सदन के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट में किस तरह से मैनेजमेंट वहां पर होगा और उस मैनेजमेंट की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ को अगर यहां पर मंत्री बनाया गया है तो एक विचार होगा कि शायद राजेंद्र राठौड़ की जगह राज्यवर्धन राठौड़ ले सकते हो। अच्छे वक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हैं, बोलते भी हैं तो अच्छे दबंगई से बोलते हैं, उनकी आवाज भी अच्छी है। सदन में हो सकता है कि वो विपक्ष को अपनी आवाज से दबा सके। तो ये कुछ जरूर सोशल इंजीनियरिंग यहां पर की गई है, क्योंकि हमने जब देखा था मुख्यमंत्री जो 2 डिप्टी CM यहां पर बनाए गए थे, तब से कयास लगाया जा रहा था कि जयपुर से शायद अब मंत्रिमंडल विस्तार में कोई चेहरा नहीं आएगा, लेकिन कैबिनेट के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लाना एक ये रणनीति का हिस्सा किसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और फिर मदन दिलावर एक हिंदू कार्ड के तौर पर भी देखा जाता है, और कई बार हमने देखा भी विपक्ष के तौर पर सदन के अंदर सत्ता पक्ष जब कांग्रेस में सत्ता पर थी तो घेरते हुए भी देखा गया। तो ये तमाम जो तस्वीर आज देखने को मिली है, 22 चेहरे अब के 3 पहले जो किए गए थे, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग की टीम यहां पर की गई है। और इसमें लोकसभा 2024 है, उसको फतेह कैसे करें, अच्छी सीटें राजस्थान से आए, उसका मिशन भी है। बिल्कुल, ओबीसी वर्ग का इसमें दबदबा देखा जा सकता है अगर हम गौर करें तो उस लिहाज से, क्योंकि सिख माइनॉरिटीज में आते हैं, लेकिन जट सिख भी होते हैं तो उन्हें भी ओबीसी में माना जाता है। और मेरे ख्याल में ये जट सिख हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। तो उस लिहाज से 4 जाट भी हैं। 4 जाट में अगर हम बात करें तो सुमित गोदारा, झाबर सिंह खर्रा, विजय चौधरी और कन्हैयालाल चौधरी, ये 4 जाट हैं। ओबीसी अगर मूल की बात करें तो इसमें से अविनाश गहलोत भी हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं। जोगाराम पटेल हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं। ओटाराम देवासी हैं, वो MBC, जो 5 जातियों को जो शामिल किया गया था, 5-6 जातियां हैं, रेबारी हैं, देवासी हैं, गुर्जर हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अनिल ने भी बताया कि पहले चर्चा थी कि अब किसी का बनना मुश्किल है, कि 3 लोग पहले ही जयपुर जिले से हैं, तो अब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन
देखिए, जो पार्टी को लगता है, पार्टी आलाकमान को लगता है कि किसकी क्या सेवाएं ली जा सकती हैं, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई इस तरह का बंधन दिखाई नहीं देता है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, अब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि विभाग क्या मिलेंगे और कौन क्या। अगर देखिए एक्सपीरियंस की बात करें, नए लोग भी हैं तो उन्हें कुछ धरातली नॉलेज काफी हद तक है। पहली बार वो बेशक मंत्री बन रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरी बार जीत के भी आए, कुछ तीसरी बार जीत के हैं। सुरेश रावत हैं, ये जीत करके हैं, तीसरी पारी है इनकी। इसी तरह से अविनाश गहलोत हैं, उनकी दूसरी पारी है। दशरथ, अगर हम इस तस्वीर को देखने की कोशिश करें तो जातियों को साधने का एक मकसद साफ होता है कि जातियों को संतुष्ट किया जा सके। हालांकि संविधान में इसे एक जहर की तरह देखा जाता है, इसे बर्बादी का काम देखा जाता है, लेकिन क्षेत्र जातिवाद, राजनीतिक दल और दल भी तब जब जनता की अपेक्षाएं जाति के नाम पर आगे आती हैं, तभी राजनीतिक दल भी उस पर ठप्पा लगाते हैं। ये कहते हैं, डिमांड की जाती है कि हम फलाने समाज से हैं, इस समाज के लोगों को मंत्री बनाइए। जब मंच होते हैं तो वहां से अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब हमने आपको जिताया है और अब हमारे समाज का आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में राजनीतिक दल भी उसी तरह से ठप्पा लगाते हैं। खैर, लेकिन बात 2024 की, जिसके परिप्रेक्ष्य में इसे साधने की कोशिश की है। यहां आप एक तस्वीर ये देखिए, जाट 4 जो बनाए गए हैं, ये आप जयपुर से और आप आगे तक चले जाइए बीकानेर तक, तो सिर्फ जयपुर के नीचे के से पश्चिम और जो शेखावाटी वाली बेल्ट है, इसी से जाटों को बनाया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इन्हें पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर जाटों की बात करें तो जाट लैंड जिसको कहा जाता है, नागौर, सीकर, चूरू, बीकानेर, ये जो बेल्ट आता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि बीजेपी कमजोर थी। इस बार के जो विधानसभा के जो नतीजे थे, इसके अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू में कांग्रेस ने बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी। खासकर जाट वहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो जीत कर आए थे। उनको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है। जाबर सिंह खर्रा पुराना चेहरा है जाट समाज का और श्री माधोपुर से जीत कर आए हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत को हराया है उन्होंने, तो उनको इस बार जगह दी गई है। सुमित गोदारा जो लूणकरण सर से आते हैं, बीकानेर बेल्ट के, और लूणकरण सर और बीकानेर बेल्ट में कांग्रेस में अगर लिहाज में अगर कांग्रेस में बात करें तो रामेश्वर डूडी बड़ा चेहरा हुआ करते थे। रामेश्वर डूडी फिलहाल हॉस्पिटल में है, उनकी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था, वो जीत गई, हालांकि सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई, तो उनको वहाँ से लिया गया। और जहाँ तक नागौर की बात है तो नागौर में नावा से विजय सिंह जीत के आए। नावा से महेंद्र चौधरी थे, उप मुख्य सचिव थे, अशोक गहलोत के नजदीकी माना जाते थे, वो हार गए चुनाव, तो उनको वहां से लिया गया। जयपुर के पास से कन्हैयालाल को लिया गया। तो कुल मिलाकर जाटों को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में जरूर की गई है कि 2024 के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन होगा उस वक्त कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करे, ऐसा पार्टी का विचार हो सकता है। दूसरी तरफ अगर जातियों के इस पूरे मंत्रिमंडल जो आज कह सकते हैं विस्तार हुआ, उसके अंदर अगर देखें तो 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो यादव समाज से ये आशंका पहले नहीं थी कि यादव समाज में 2 चेहरे सामने थे कि जसवंत यादव बनेंगे या बाबा बालकनाथ बनेंगे, लेकिन दोनों चेहरे नजर नहीं आए, दोनों चेहरे दरकिनार कर दिए गए। वजह कोई भी हो सकती है, हो सकता है मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तब उनको बुलाया जाए या उनको किसी एक को मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा गुजर समाज से भी कह सकते हैं जवाहर सिंह बेडम को बनाया गया है, लेकिन गुजरों के मन में भी, हमारे पास भी जब फोन कॉल आ रहे थे जब मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ या जब विस्तार आज हुआ है, उसके बाद कई गुजर नेता जो वर्तमान में एमएलए भी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हमने इस बार बीजेपी को बम्पर वोटिंग दी। बीजेपी को बम्पर वोट इसलिए दिए कि हम अशोक गहलोत से नाराज थे, उनकी सरकार से नाराज थे, सचिन पायलट को किनारे किया गया था, ऐसे में खुलकर हमने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। सिर्फ जवाहर सिंह बेडम को, और वो भी राज्य मंत्री आपने बनाया है। बहरहाल ये बीजेपी और कह सकते हो नेताओं के अंदर खाने की बातें हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विजन में कुछ न कुछ क्लियर जरूर होगा कि 2024 में जब इलेक्शन राजस्थान में या पूरे देश में होने जा रहा है, उस वक्त राजस्थान में 25 की 25 सीटें कैसे आए। एक जहां तक बात हो रही है सुरेंद्र पाल टीटी की, कांग्रेस ने निश्चित तौर पे इस पर सवाल खड़े किए हैं पीसीसी चीफ की तरफ से भी कि आप बनाए मंत्री, निसंदेह ऐसा एक कानून, इस तरह का प्रावधान है कि अगर चुनाव नहीं हो रहा 6 महीने के भीतर आप मंत्री बना सकते हैं और बाद में उपचुनाव वहां कराए जा सकते हैं। लेकिन उनका यह तर्क था कि साहब वहां इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है और वहां 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आपने सीधा सीधा एक मैसेज वहां की जनता के बीच दे दिया कि सुरेंद्र पाल टीटी आपके मंत्री हैं, इनको जिता के भेजिए। ये मंत्री हमने बना दिया, अब मंत्री होंगे तो आपके निश्चित तौर पर काम होंगे। तो कांग्रेस का यह कहना है कि हम चुनाव आयोग की शिकायत करेंगे, अगर चुनाव आयोग हमारी नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये उनका एक पार्ट है। लेकिन ये पहली बार संभवतः
जानकार जो राजनीति के पंडित हैं या जानकार, उनका ये कहना है कि इस तरह का प्रयोग किया गया है। हमने भी जब सुरेंद्र पाल टीटी से बात की गई थी तब उनकी तरफ से ये कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी इस तरह के फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, और जैसे हमने सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम जब सामने आया तो हर कोई चौंक गया। और आज भी जब राजभवन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, सुरेंद्र पाल टीटी का जब नाम पुकारा गया तो हर कोई चौंक गया कि ये चुनाव के अंदर है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, वोटिंग होनी है, इस बीच उनको मंत्री बना दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि दोपहर के जब 12 बज रहे थे, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर में चुनाव प्रचार से बीच जब जयपुर पहुंचे तो जन टीवी ने इस पर फोकस किया था। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी ऑफिस में गए और यहां पे भी हैं, तो इसका मतलब उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हमने इंगित भी किया था कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री हो सकते हैं। कई कयास लगाए जा रहे थे। राजेंद्र राठौड़ के घर पे भी काफी भीड़ थी, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। खैर, लेकिन अब उन चीजों पर चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है। अब बात आती है वर्तमान की जो कैबिनेट है उसी को लेकर के। अभी 5 जगह रखी गई हैं क्योंकि 25 का हो चुका है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, 15% मंत्री परिषद हो सकती है रूल्स के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 30 मंत्रियों में बात करें तो 5 सीट अभी भी खाली हैं। अब नाराजगी, बिना नाराजगी, बहुत सारी चीजें होते हैं। हर व्यक्ति मान के चलता है कि मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं इतने टाइम से हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। ये 5 जो जगह, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हर सरकार में जब भी गठन होता है तो इस तरह से 5 सीटें हैं भी तो 10-10 सीट खाली छोड़ दी जाती हैं। तो ये माना जा सकता है कि कभी भी नाराजगी की ऐसी स्थितियां बनेंगी तो इन जगहों को उनसे फुलफिल कर सकते हैं। देखिए योगेन जी, राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है। हर कार्यकर्ता विधायक बनना चाहता है और हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, और हर मंत्री की इच्छा होगी कि वो मुख्यमंत्री या ऊंचे पद पे जाए। तो महत्वाकांक्षा को तो कभी दबा नहीं सकते, लेकिन ये क्या है कि कभी कभी संगठन को भी देखना पड़ता है। सरकार भी देखती है कि कहाँ किसकी उपयोगिता हो सकती है, कहाँ किसको प्रयोग में लेना है, कहाँ किसका उपयोग करना है। कुछ लोगों की संगठन में आवश्यकता होती है, कुछ लोगों की सरकार में आवश्यकता होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, जिनकी जहां सरकार में आवश्यकता थी उनको सरकार में ले लिया, और जिनकी आवश्यकता संगठन में होगी संगठन में लेंगे। इसके अलावा बहुत से पद ऐसे भी होते हैं, अभी बहुत से निगम बोर्ड भी बनने हैं, बहुत से मुख्य सचेतक का भी पद है, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी पद है, संसदीय सचिव, कई ऐसे पद है जहां विधायकों को खपाया जा सकता है। अब बात यह है कि देखिए, हर व्यक्ति को तो पद मिल नहीं सकता, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तो उसको तो कोई दबा भी नहीं सकता, लेकिन साथ साथ में यह है कि किसका उपयोग कहां पे होगा ये देखना तो मुख्यमंत्री का काम है, संगठन के प्रदेशाध्यक्ष का काम है। उन्होंने जिनको उपयुक्त समझा होगा उनको ले लिया। अब यदि देखिए, राजनीति में नाराजगी तो कभी किसी खत्म की नहीं जा सकती, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो सेकंड लाइन डेवलप हुई है, इससे लोगों को लगने लगा है कि काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे तो हमें भी कहीं मौका मिल सकता है। देखिए, भजनलाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो हर कार्यकर्ता के मन में बात आ गई और उनको ये विश्वास हो गया कि यदि हम संगठन की रीति नीति के हिसाब से चलेंगे, संगठन की बात के साथ में चलेंगे, संगठन को अपना माई बाप मानेंगे, तो एक दिन हमको भी कोई अच्छा पद मिल सकता है। तो ये एक कार्यकर्ता में जोश आने वाली बात है। यानी आज जो मंत्रिमंडल बना है उसको देख के भी मैं ये कह सकता हूं कि कई कार्यकर्ताओं के मन में बात आई है कि यदि संगठन देखिए, सरकार से बड़ा संगठन होता है, और यानी कहा गया व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश। तो ये इस भावना को ध्यान में रख के काम किया गया। और जो मैंने देखा आज के मंत्रिमंडल में कि नए चेहरों को जिस प्रकार से लाया गया, ये लगता है देखिए बहुत से अनुभवी व्यक्ति थे, प्रताप सिंह सिंघवी भी अनुभवी थे, कालीचरण सर्राफ भी अनुभवी व्यक्ति थे, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको ये जो राजनीतिक पंडित मानते थे कि इनका अनुभव कहीं कहीं लिया जाएगा। लेकिन सेकंड लाइन जब तक डेवलप नहीं होगी तो देखिए, हमेशा हम उन्हीं चेहरों को लाते रहे, उन्हीं उनको खुश किया जाए, तो सेकंड लाइन में असंतोष होना स्वाभाविक है। और राजनीति में कब कहां किसका उपयोग होना है, कब किसकी आवश्यकता है, वो सरकार, मुख्यमंत्री ने एक अच्छा प्रयोग किया है। यानी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में नए एक युग का सूत्रपात हुआ है, नई एक ऊर्जा आई है, नए लोगों में जोश आया है और नए लोगों को काम करने का एक अवसर मिला है। इसका देखो, जो नया व्यक्ति बनता है, जो पहली बार पद पे मिलेगा, वो चाहेगा कि उसकी छवि साफ हो, उसको अच्छा काम करने का मौका मिले, ताकि उसके जो नंबर है 100 में से 100 मिले। तो मुझे उम्मीद है कि नए मंत्री बने, इनको बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि उनसे उम्मीद है कि राजस्थान के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, और राजस्थान के विकास के लिए सोचेंगे और नई ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। बिल्कुल, होना तो यही चाहिए और अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि नई टीम पे जब तक आप चांस नहीं दोगे किसी को, तो उसके पता कैसे लगेगा कि वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है, काबिलियत है कि नहीं है। वो तो अवसर देने की बात ही है, और सेकंड लाइन वाकई तैयार करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड लाइन के साथ साथ कुछ अनुभवी लोग भी इस मंत्रिमंडल में हैं। किरोड़ीलाल मीना है, मदन दिलावर हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, ओटाराम देवासी हैं, जो दूसरी बार
मंत्री बने हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पहले विधायक भी रहे हैं, बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया है, जो एक्टिव रहे। जोगाराम पटेल हैं, एक्टिव रहे हैं। सुमित गोदारा हैं, विपक्ष में रहते हुए काफी एक्टिव रहे। तो फ्लोर पे क्या कुछ होता है, विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है, वो तमाम चीजें उन लोगों की देखी हुई है। मंजू बागमार है, वो वसुंधरा जी के वक्त विधायक बनी थी दूसरे कार्यकाल में, और अभी दूसरी बार जब जीत करके आई हैं तो उनको मंत्री बनाया गया है। ऐसे कई वो चेहरे हैं। जो गौतम कुमार दत्त हैं, वो दूसरी बार विधायक बने हैं। बहुत ही सिंसियर और बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं उन्हें एक भोले भाले विधायक के रूप में देखा जाता है। तो काफी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, वो मंत्री रह चुके हैं। तो फ्लोर का एक एक्सपीरियंस जो होना चाहिए मुझे लगता है। और जिस तरह से जोगेश्वर गर्ग को वहां बैठाया हुआ था और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य सचेतक उन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि जितने वो एक्टिव हैं। संसदीय कार्य मंत्री की जहां बात आएगी तो हो सकता है कि जोगाराम पटेल को बनाया जा सके, क्योंकि कानून के जानकार हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। कई ऐसी चीजें हैं, ये कयास है, क्योंकि अब से पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कयास चल रहे थे। मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में एक लंबा गैप जब हुआ तो मंत्री कौन बनेंगे। मंत्रियों पर मीडिया की गैस तब तक जारी रही जब तक वो शपथ हो रही थी, क्योंकि वहां हुआ क्या कि कुछ तस्वीर ऐसी मैं बयां करना चाहूंगा कि जहां मंत्रीगण लिखा हुआ था उस पर भी विधायक जाकर के बैठे, तो निश्चित रूप से एक इस तरह का भ्रम पैदा हुआ। और कईयों को मीडिया पे चलाने के बाद बधाइयां भी मिलना शुरू हो गई कि भाई साहब बधाई हो आपको, आप मंत्री बन रहे हो। कि कहां देखा, मुझे तो सूचना नहीं, मैं बैठा जरूर हूं राजभवन में, कि सारे चैनल चला रहे हैं कि आप तो मंत्री बन रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी भी बनी। अनिल, कुछ ऐसे हालात भी बने कि लोगों को मीडिया ने बधाइयां भी दिलवा दी वहां पे। हाँ, वो जो गैलरी थी अमूमन तौर पर उस तरफ जो लिखा हुआ भी था उसमें। हाँ, सिटिंग व्यवस्था जो होती है अमूमन तौर पर ये, और राजभवन का कार्यक्रम है, राजभवन का कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स होता है। और उस जो सिटिंग व्यवस्था में अगर देखा गया, क्योंकि आज जिस तरह से विधायक आ रहे थे, जब नाम बोला जा रहा था, कभी कोई इस साइड से खड़ा हो रहा था, कोई पीछे से खड़ा हो रहा था, तो एक ये या तो पार्टी की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, वरना ऐसा कभी मैंने तस्वीर देखी नहीं है। मैंने अक्सर राजभवन में अगर देखा है तो जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है एक तरफ होते हैं, हाँ उसमें यह जरूर होता है जो कैबिनेट वाले मंत्री बनेंगे उनको आगे की जगह दी जाती है, और बाकी राज्य मंत्री वाले जो दर्जा दिया जाएगा उनको थोड़ा पीछे की साइड में बैठाया जाता है। लेकिन आज ये थोड़ा सा गुमराह हुए, और देखा भी गया कि वहां के जो अधिकारी थे वो पर्ची ले रखे थे, स्लिप उनके पास में थी, नाम पूछ रहे थे, फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, फिर दूसरी जगह वालों को पहली जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो काफी देर बाद में समझ में आया कि जो पिलर के दूसरी तरफ के जो लोग सिटिंग व्यवस्था में बैठे हैं, वहां से जो कैबिनेट के हैं या फिर राज्य मंत्री बन रहे हैं, वो चेहरे वहीं से उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में अभी भी जो कमी रह गई है, वो कमी रह गई है महिला चेहरे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बना दिया, दो ही बने हैं अभी, हाँ, और एक मंजू बागमार को दी गई है। तो यहां पर हमने देखा कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से महिला अपराध पर कांग्रेस को घेरा, और इससे पहले बिल पारित हो चुका है 33% का। राजस्थान में देखा जाए तो अगली बार अगर इसी तरह से रहा तो 66 विधायक महिला चुनकर आएंगी, तो उन 66 में से तस्वीर क्या होगी अगर इस तरह से 2 महिला मंत्री बनती हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। महिलाओं में भी हो सकता है कि महिलाएं चर्चा करें इस विषय के ऊपर, एक सियासी चर्चा भी हो सकती है कि ऐसा क्यों रहा, आगे की प्लानिंग भी हो सकती है कि आगे भी 5 जो जगह है उसको दी जाए। लेकिन 5 जो सीट है वो कहां देंगे, यादव क्षेत्र को देंगे, दूसरे जो नाराज जो लोग होंगे उनको यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, कुछ सीनियर नेता ऐसे हैं जो पावर अपनी लगाएंगे तो उनको शिफ्ट वहां पर करेंगे। तो ये कसमकस वाली स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन लोकसभा तक डैमेज नहीं हो, पार्टी ने इसकी पूरी रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ भी कर दी है और एक मैनेज करने की कोशिश वहां पर की है, और काफी कुछ हद तक 5 सीटें छोड़कर यह भी दिखाया है कि आप नाराज होंगे, हमें पता है, लेकिन हम आपको मनाने के लिए 5 सीटें खाली रखे हुए हैं, आप नाराज होइए, हम आपको मनाएंगे, और उसके बाद में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। बाद में देंगे या नहीं देंगे वो अगली तस्वीर आएगी। बिल्कुल, अब सबकी निगाह टिकी है कि डिपार्टमेंट किसको क्या मिलेगा। सब कयासबाजी, उसको ये मिल सकता, उसको ये मिल सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हुई है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में विभागों के बंटवारे की, तो लगता नहीं भजन लाल जितनी जल्दबाजी करेंगे। वो आराम से मंत्रिमंडल में किस सदस्य को क्या देना है वो सब कुछ करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं। देखिए, इस सरकार में कुछ भी चौंका सकता है। पता लगे कि जब हम लाइव से निकल करके जाएंगे तो ही लिस्ट सामने आ जाएगी कि इस मंत्री को ये विभाग दे दिया गया है। हो सकता है कि वो एक दिन पहले जब वहां पे दिल्ली जाकर के आए, पार्टी आलाकमान से चर्चा की है, तो शायद हो सकता है कि उस पर भी कुछ एक्सरसाइज हुआ, या फिर
जो मुख्यमंत्री का अपना एक विशेषाधिकार है वो उस हिसाब से भी कर सकता है। अगर इतनी फ्रीडम अगर वो दी जाएगी तो ये बड़ी बात है, और देते हैं तो मुझे लगता है कि भजन लाल काफी स्मार्ट हैं। संगठन का उन्हें लंबा अनुभव है, बेशक वो पहली बार जीत करके गए हों, लेकिन उन्हें अनुभव है इस बात का कि किस व्यक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, सरकारें कैसे काम करती हैं। संगठन के जब भी विधायकों का मैनेज करने की बात आती थी तो वो भी उस कमेटी में रहे हैं, वो देखते रहे हैं कि हाँ विधायकों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। दूसरी बात, उनके साथ में राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग हैं जो सलाहकार के रूप में काम करेंगे। चंद्रशेखर एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं, किसका कहाँ उपयोग लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि विभागों के बंटवारे पे भी अब निगाहें टिकी होंगी। खैर निगाहें तो सभी पे रहेंगी, विभागों के बंटवारे, उसके बाद में मंत्री काम कैसे करते हैं, कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या निर्णय निकल करके आते हैं, जो चुनौतियां सरकार के सामने होगी उन पे किस तरह से बाहर निकल पाएगी, फिर लोकसभा चुनाव, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक प्रक्रिया रहेगी, और जब तक कुछ जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर जीवन ठीक से मजा भी नहीं आता है। हम एक लक्ष्य के रूप में उसको देख करके चलते हैं कि अच्छा आज ये हो गया, कल अब ये होने वाला है, तो वो जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। दशरथ आपके पास में आना चाहूंगा। अब लगता है कि मंत्रियों के विभाग को लेकर के गलियारों में चर्चा रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पे पोर्टफोलियो एक बड़ी चीज होती है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो अगर किसी मंत्री के पास बड़ा डिपार्टमेंट आता है तो निश्चित तौर पे माना जाता है कि ये मंत्री कद्दावर है या इनके पास बड़ा डिपार्टमेंट है, ये अनुभवी आदमी है। अब इस मंत्रिमंडल में देखने वाली बात होगी कैबिनेट के जो आपके 12 मंत्री है उनमें पोर्टफोलियो किसको क्या मिलता है, स्वतंत्र प्रभार में किस मंत्री को क्या डिपार्टमेंट दिया जाता है, क्योंकि 4-5 विभाग बड़े माने जाते हैं। गृह विभाग हो, चिकित्सा, यूडीएच या कह सकते हैं पेयजल हो, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका जुड़ाव सीधा जनता से भी होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गृह विभाग है आपके, चिकित्सा में कोई दिक्कत होती है, चिकित्सा है, यूडीएच है, या ऐसे विभाग होते हैं जिसमें माना यह जाता है कि अच्छा आदमी या अनुभव वाला आदमी इसको बेहतर ढंग से टैकल कर सकता है। अब सबकी नजर पोर्टफोलियो पर है, पोर्टफोलियो किसको क्या आवंटित होता है, और उसके बाद में तमाम मंत्री अपना कामकाज शुरू करेंगे। शुरू किस रूप में करेंगे, हालांकि सबने आज जब उनसे बातचीत की जा रही थी तब सभी मंत्रियों का एक सीधा सीधा जवाब था कि साहब संकल्प पत्र जो बीजेपी का है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमें कह सकते हैं मंत्री बनाए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की जो आकांक्षाएं हम लोगों से है उसको हम पूरा करेंगे। बहरहाल अब जब पोर्टफोलियो आवंटित होगा तब देखने वाली बात होगी कि कौन मंत्री कितना ताकतवर हो सकता है, किस मंत्री को पोर्टफोलियो में क्या मिला, कौन जमीनी जो नेता है जिसको जिस वर्ग से आता है उसका उसी डिपार्टमेंट का ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को वही पद मिला या चेंज किया गया। ये तमाम चीजें पोर्टफोलियो जब निकल कर सामने आएगा तब होगी। बहरहाल सभी ने मंत्रिपरिषद की शपथ ले लिया और अब देखना होगा पोर्टफोलियो का इंतजार। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पोर्टफोलियो किसी को भी कुछ भी मिलेगा, हर मंत्री सफल ही होता है, उसका अपना दावा भी होता है, काम करना होता है। बस ये है कि वाकई वो काम करे, सबसे मूल बात यही होती है। और ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। अब वो खुद का विशेषाधिकार काम में लेते हैं, ऊपर से उन पर बताया जाता है कि इस व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट्स देंगे। अब तक ज्यादातर मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं, अशोक गहलोत जब पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, चंदनमल बैद को वित्त मंत्री बनाया गया था, उसके बाद में फिर उन्हीं के पास खुद ने ले लिया था वो। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में किसी भी मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग किसी को सौंपा हो। स्टेट मिनिस्टर वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में वीरेंद्र मीना जरूर बने, बाद में हर बार ही वित्त मंत्री के रूप में भी खुद ही मुख्यमंत्रियों ने काम किया है। और पिछली बार तो अशोक गहलोत गृह मंत्री का कार्यभार भी उन्हीं के पास में रहा। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनको लेकर के सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कौन किस विभाग में जाता है, एजुकेशन किसको मिल पाती है। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं इसमें काफी, जिनको ये कहा जा सकता है कि किसी को जो भी जिम्मेदारी देंगे वो निभा लेंगे। खैर ओवरऑल अगर इससे निचोड़ पे पहुंचे तो एक वैश्य समाज से 2 ब्राह्मण, 3 राजपूत, 4 जाट और अलग अलग जो तबका है उसको प्रतिनिधित्व दिया है। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ओबीसी का पूरे मंत्रिमंडल में बोलाबाला कहा जा सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।